बच्चों हम कक्षा 7 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा चैप्टर 9, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। क्या है? रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं क्या होती है, इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 1, यानी इसका परिचय क्या है, परिमेय संख्याएं क्या होती है, संख्या रेखा पर इनको कैसे व्यक्त किया जाता है, ये सब चीजें आज हम सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो संख्या पद्धति। संख्या पद्धति बच्चों, आपने 6ठी क्लास में पढ़ा होगा कि संख्याएं कौन कौन सी होती है। तो आज हम उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखो, अपन ने पढ़ी थी प्राकृत संख्याएं। बच्चों प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, तो इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए अपनी में, कि ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। कहां तक जाती है? अनंत तक। शुरू कहां से होती है? 1 से। यानी जितनी भी संख्या है ना गिनती वाली, 1 2 3 4 5 6, ऐसे हम अगर अनंत तक चले ना, तो इन सभी संख्याओं के समूह को प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा आता है पूर्ण संख्याएं। बच्चों पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर, ऐसी संख्याओं का समूह जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। तो बच्चों देखो, इनकी परिभाषा भी साथ साथ लिखनी है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? प्राकृत संख्या किसे कहेंगे? ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाएगी। अब आता है पूर्ण संख्या। तो ऐसी संख्या जो 0 से शुरू हो रही है। अब देखो, पूर्ण और प्राकृत संख्या में क्या अंतर लग रहा है। ये संख्याएं तो 1 से शुरू होती है और ये संख्याएं 0 से शुरू होती है। तो वह संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब बच्चों एक बात बताओ कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में दिख रही है हमें? तो देखो, इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे है, इसमें भी है 1 2 3 4 5। तो हम एक नोट लिखेंगे, साइड में लिखो बच्चों, अपनी कॉपी में एक नोट लिखो कि सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। संख्याएं भी होती है। आया समझ में बच्चों? लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है? क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी होती है? तो बच्चों देखो, इसमें 0 है, ऊपर वाली प्राकृत संख्या में क्या 0 दिख रहा है? नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। प्राकृत संख्या नहीं होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं तो होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। तीसरा आता है पूर्णांक संख्याएं। अब बच्चों देखो, हमने 0 से 1 2 3 4 5 ये संख्याएं तो देख ली, लेकिन हमने पढ़ा था कि 0 से पहले भी कुछ संख्याएं आती है, जैसे -1 -2 -3। उनका क्या होगा? तो अगर उन संख्याओं को भी इनमें शामिल कर लिया जाए, तो ये बन जाती है पूर्णांक संख्याएं। कौन सी? पूर्णांक। इसमें देखो 0 1 2 3 4 ये कहां तक जाएगा? प्लस अनंत तक। ऐसे ही -1 -2 -3, इधर -4 -5, ऐसे ये जाएगा माइनस अनंत तक। कहां तक जाता है बच्चों? माइनस अनंत तक। तो वे सभी संख्याएं कौन सी? माइनस वाली, प्लस वाली और 0, ये सभी कहलाती है पूर्णांक संख्याएं। बच्चों तीनों संख्याएं समझ में आई? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याएं। तीनों की परिभाषा अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब देखो भिन्न क्या होती है। हमने कक्षा 6 में पढ़ा था भिन्न के बारे में, कि भिन्न को हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। जैसे 4/5 है, ये क्या है? ये एक भिन्न है। इसमें 4 क्या है? 4 तो होता है अंश। 4 क्या है? अंश। और 5 क्या है? हर।
ठीक है बच्चों। तो अंश और हर को हम भिन्न लिखते हैं, और भिन्न की परिभाषा क्या है कि जहां अंश या तो जीरो या एक धनात्मक पूर्णांक होता है। अंश का मान क्या हो सकता है, या तो जीरो होगा या एक धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक संख्या ये है, तो इसमें धनात्मक पूर्णांक कहां से शुरू हो रहा है, एक से अनंत तक। एक से अनंत तक जो धनात्मक पूर्णांक है, या तो अंश में ये आएंगे या फिर जीरो आएगा। ठीक है, और हर में क्या आना चाहिए, तथा हर एक धनात्मक पूर्णांक ही होता है, और हर का मान एक से अनंत तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। बच्चों अंश में जीरो आ सकता है, लेकिन हर में कभी भी जीरो नहीं आएगा, तो उसे क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। यानी भिन्न को अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। आगे देखो, हमने तीन पढ़ी, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। अब चौथी आती है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसे ध्यान से देखो। एक ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके। p बटा q यानी बटे वाली संख्या के रूप में। तो एक कोई सी भी ऐसी संख्या जिसको बटे वाली संख्या के रूप में p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। p और q पूर्णांक में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। देखो बच्चों, हम कोई भी एक संख्या लिखते हैं, जैसे 4/6। इसमें देखो, इसे 4/6 किस रूप में है, p बटा q के रूप में है। 4 और 6 दोनों क्या है, पूर्णांक भी है। तो 4/6 क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो 4/6 क्या हो गई, परिमेय संख्या। ऐसे ही बच्चों हम लिखेंगे -3/2। तो क्या ये परिमेय संख्या है, तो बच्चों देखो -3 भी एक पूर्णांक है और 2 भी एक पूर्णांक है, तो यह एक परिमेय संख्या है। एक और उदाहरण लेता हूं, इसका बताओ मेरे को। 0/3 क्या ये परिमेय संख्या है। देखो बच्चों, हमने क्या कहा था कि p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो 0 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, ये बात तो सही है, लेकिन q जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे q का मान जीरो नहीं है, तो 0/3 भी एक परिमेय संख्या है। और क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4/0 अब परिमेय संख्या है। तो बच्चों देखो, 0/3 तो परिमेय संख्या है, लेकिन 4/0 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें हर का मान कितना है, जीरो। यानी अगर p बटा q माने तो q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ q का मान कितना है, जीरो है, इसलिए 4/0 एक परिमेय संख्या नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी बटे वाली संख्या में अगर नीचे जीरो है तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके परिमेय संख्या की परिभाषा और परिमेय संख्या कैसे लिखते हैं। अब आगे देखो बच्चों, दशमलव संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है। और बच्चों देखो, परिमेय संख्या क्या है, जिसे p बटा q या बटे के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्या दशमलव संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है। तो हम चेक करके देख लेते हैं। जैसे 0.5 है, पहला क्या है, 0.5। अब पॉइंट हटाएंगे, तो बच्चों पॉइंट हटाना सबको आता है। अगर इसका पॉइंट हटाएं तो ये क्या आएगा, 5, और बटे में पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के आगे एक संख्या है तो 1 0। बच्चों पॉइंट हटाना सबको आता है। देखो पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतनी एक के आगे जीरो लग जाती है। तो यहाँ पॉइंट के बाद एक संख्या थी तो एक के आगे 1 0। तो 0.5 को अपन 5/10 के रूप में लिख सकते हैं। तो p बटा q के रूप में लिखा, तो इसका मतलब 0.5 क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये दोनों संख्याएं बराबर है, तो 0.5 को अपन ने 5/10 के रूप में लिखा है, तो इसका मतलब दोनों संख्याएं परिमेय संख्या है। ऐसे 2.3 है, अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 23/10, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो ये हो जाएगी 23/10। तो ये भी एक परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि p बटा q के रूप में लिखी हुई है। ठीक है बच्चों, इसको देखो, पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा, 333 बटा, अब कितनी जीरो लगेगी, देखो पॉइंट के बाद संख्या गिननी है, 1 2 3, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो एक के आगे 3 जीरो लग जाएगी। तो 333 बटा 1000, 0.333 को क्या लिख सकते हैं, 333 बटा 1000। तो ये p बटा q रूप में आ गई, तो ये भी क्या हो गई, परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। आगे देखो, एक उदाहरण दिया हुआ है कि -3/7।
इसके अंदर अंश क्या है और हर क्या है, ये कैसे पता चलेगा? तो बच्चों अभी हमने बताया था किसी भी भिन्न में ऊपर वाली संख्या क्या होती है, अंश होती है, और नीचे वाली हर होती है। तो -3/7 में -3 तो क्या हो जाएगा, अंश, और 7 क्या है, हर है। तो -3 और 7, तो -3 तो अंश हो गया और 7 क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। अब बच्चों एक उदाहरण करके देखते हैं। उदाहरण देखो, 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। हमें अपने मन से 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है जिसमें प्रत्येक का अंश एक ऋणात्मक पूर्णांक हो और हर एक धनात्मक पूर्णांक हो। और परिमेय संख्या कैसी होनी चाहिए, जिसका अंश तो ऋणात्मक पूर्णांक हो और हर धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो बच्चों देखो, इधर देखो, सबसे पहले लिखेंगे तो कोई भी अंश में ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं, जैसे -1, तो हमने ले लिया -1, और हर में क्या लेंगे, 4, तो -1/4 क्या हो गई, एक परिमेय संख्या है जिसका अंश तो ऋणात्मक पूर्णांक है और हर धनात्मक पूर्णांक है। अब बच्चों अपने मन से बताओ, देखो दूसरा करेंगे -3/7, कुछ भी अपने मन से कोई भी ले सकते हैं, तो -6/9, -3/8, और पांचवा लेंगे -2/7। ठीक है, ये 5 परिमेय संख्या लिख दी अपन ने, जिसका अंश तो क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है और हर क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ऐसे कितनी भी संख्या अपन लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? तो इस उदाहरण के हमने 5 भिन्न लिख दी है इस उदाहरण के अनुसार। आगे देखो बच्चों, पूर्णांक भी एक परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक जैसे 1, 2, 3, -1, -4, -5, क्या ये भी पूर्णांक भी परिमेय संख्या हो सकती है? तो बच्चों देखो, ध्यान से देखो, क्या 5 परिमेय संख्या है? ये तो P/Q के रूप में भी नहीं लिखी हुई, तो फिर क्या हम बताएंगे कैसे कि परिमेय संख्या है या नहीं है? तो बच्चों एक बात बताओ, किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर क्या होता है, वही संख्या वापस आ जाती है, यानी कि 1 का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दे 5/1, यानी 5 में 1 का भाग दे रहे हैं, तो इस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 5 और 5/1 एक ही संख्या को व्यक्त कर रहे हैं। तो इसका मतलब 5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 5 को अपन ने क्या लिखा, 5/1, तो क्या अब ये परिमेय संख्या है? तो P/Q के रूप में भी है, दोनों धनात्मक पूर्णांक भी है, दोनों पूर्णांक भी है, और Q का मान 0 भी नहीं है। तो इसका मतलब 5/1 परिमेय संख्या है। ये बच्चों समझ में आया सबके? 5 एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही -4 को क्या लिख सकते हैं, -4 को -4/1 लिख सकते हैं, ये भी एक परिमेय संख्या हो गई। 3 को 3/1 और 6 को 6/1। ऐसे कोई भी पूर्णांक संख्या है उसको हम /1 लगाकर परिमेय संख्या बना सकते हैं। इसका मतलब सभी पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती है। बच्चों ध्यान, इससे अपने क्या पता चला कि पूर्णांक भी परिमेय संख्याएं होती है। परिमेय संख्याएं होती है। बच्चों मैं चीजें समझा रहा हूं, उनको अपनी कॉपी में लिखते जाना है साथ साथ, क्योंकि ये हमेशा काम आती है। मैथ्स ऐसी चीज है जो आगे से आगे हमें काम आती रहती है, अगली कक्षाओं में भी काम आएगी, इसलिए इन चीजों को हमेशा याद रखना है। अब आगे देखो, 0 भी एक परिमेय संख्या होती है। तो बच्चों हम 0 को क्या परिमेय संख्या बोल सकते हैं? अब इधर देखो, 0 में अगर किसी संख्या का भाग दें तो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आता है। तो हम 0 को अगर 0/2 लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 0 और 0/2 दोनों संख्याएं बराबर होती है। अब देखो 0/2 किस रूप में है, P/Q के रूप में, जहां Q का मान 0 नहीं है। P 0 हो सकता है लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 भी एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही 0 को 0/7 लिखा तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके? यानी कि 0 भी एक परिमेय संख्या होती है। सबसे पहले क्या पढ़ा कि पूर्णांक भी परिमेय संख्या होती है, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, 0 भी एक परिमेय संख्या होती है। आगे देखो बच्चों, समतुल्य परिमेय संख्याएं। अब पढ़ेंगे समतुल्य परिमेय संख्याएं, यानी किसी दो परिमेय संख्याओं की तुलना करें और वो समान आ जाए तो उनको कहेंगे समतुल्य परिमेय संख्याएं। आगे देखो, एक परिमेय संख्या को अलग अलग अंशों और हरों का प्रयोग करके लिख सकते हैं।
कोई भी एक परिमेय संख्या दी हुई है, हम उससे कई और परिमेय संख्या निकाल सकते हैं उसी परिमेय संख्या के बराबर, जिनके अंश और हर अलग अलग हो सकते हैं। तो बच्चों देखो, इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण दिया हुआ है -2/3। अब -2/3 को इसके समतुल्य परिमेय संख्याओं में लिखना है, तो कैसे करेंगे? तो बच्चों देखो, -2/3 अगर इसको मैं 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं, 2/2, इसका मान क्या है? 1। यानी 1 से किसी को भी गुणा करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो -2/3 को अगर मैं 2/2 से गुणा कर दूं, 2 से 2 कट के वापस 1 ही तो आ रहा है, तो -2/3 गुणा 2/2, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2 का गुणा 2 से तो -4, और 3 का गुणा 2 से तो 6। तो इसका मतलब -2/3 और -4/6 समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। कैसी है? समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। अब बच्चों, हमने केवल 2 से गुणा किया तो एक संख्या आ गई। ऐसे ही 3 से गुणा कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 5 से, तो अलग अलग समतुल्य संख्याएं हम निकाल सकते हैं। अब जैसे देखो, -2/3 है, तो -2/3 इसको मैं गुणा करूँ 3/3 से, यानी 3 से 3 कट के 1 ही आ रहा है। तो -2/3 को अगर 3/3 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा? -6/9। तो -2/3 और -6/9 भी एक ही परिमेय संख्या को व्यक्त करते हैं और दोनों समतुल्य हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए समतुल्य परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं? 2/2 से गुणा करके 3/3, 4/4, 5/5, ऐसे गुणा करके हम समतुल्य परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। आगे देखो, धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। अब धनात्मक परिमेय संख्याएं कौन सी है और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, ये हम समझेंगे। तो देखो बच्चों, ऐसी परिमेय संख्या जिसके अंश और हर दोनों ही धनात्मक पूर्णांक है, वह धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी परिमेय संख्या जिसका अंश भी और हर भी दोनों कैसे हैं? धनात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? 1, 2 प्लस वाली, 1, 2, 3, 4 अनंत तक जाती है, वो धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है। तो ऐसी परिमेय संख्या जिसका अंश और हर दोनों ही धनात्मक हो, वह कौन सी परिमेय संख्या कहलाएगी? धनात्मक परिमेय संख्या। अब उदाहरण देखो, 3/8, 5/7 और 2/9। इन तीनों में देखो, अंश और हर को देखो, इसका अंश प्लस का है, हर भी प्लस का है, तो ये 3/8 कैसी हो गई है? कि धनात्मक परिमेय संख्या। ऐसे ही 5/7 और 2/9 भी धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आई ये चीज। अब दूसरा देखो, ऐसी परिमेय संख्या जिसका अंश एक ऋणात्मक पूर्णांक तथा हर एक धनात्मक पूर्णांक हो, उसे ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या? जिसका अंश तो ऋणात्मक हो, अंश यानी ऊपर वाला संख्या होती है जो p, वह तो ऋणात्मक होना चाहिए और q का मान धनात्मक होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती है। देखो बच्चों, -5/7। अब इसमें देखो, ऊपर की संख्या तो माइनस की है, नीचे वाली संख्या प्लस की है, तो -5/7 कैसी है? एक ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं। -3/8 भी ऋणात्मक है और -9/5 भी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अब बच्चों, हम ऐसे ही और भी संख्याएं अपने मन से लिख सकते हैं, जैसे -6/12, -9/36। तो अपने मन से कोई भी परिमेय संख्या बना सकते हैं जो ऋणात्मक हो। ऊपर अंश का मान तो ऋणात्मक पूर्णांक और हर का मान धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब बच्चों, एक चीज है जो नोट करने वाली है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि संख्या 0, जो 0 होता है, वो ना तो धनात्मक परिमेय संख्या होती है और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। अगर कोई पूछे कि 0 कैसी परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या है ये तो पता है, पर धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो हम कहेंगे कि 0 ना तो धनात्मक परिमेय संख्या होती है और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबको ये चीज? आगे देखो, एक उदाहरण दिया हुआ है कि क्या 8/-3 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है? क्या 8/-3 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है? तो कैसे करेंगे कि पहले लिखेंगे 8/-3। अब हमें पता है कि ऋणात्मक के लिए क्या होना चाहिए? अंश का मान तो माइनस में होना चाहिए और हर का मान प्लस में होना चाहिए। तो बच्चों देखो, इसको हर तो माइनस का है, अंश प्लस का है, तो इसके लिए हम बता नहीं पा रहे, तो
तो हम क्या करेंगे, इसको -1 बटा -1 से गुणा कर देंगे। तो इसको गुणा करेंगे -1 बटा -1, -1 से -1 कटा तो 1 आ गया। तो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, 8 को -1 से गुणा किया तो -8, और -3 को -1 से, जब माइनस और माइनस की संख्या गुणा होती है तो प्लस हो जाता है, चिन्ह का चिन्ह तो प्लस हो जाता है और संख्याएं गुणा हो जाती है। तो 3 को 1 से गुणा किया तो 3, और माइनस का गुणा माइनस से होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -8/3। अब बताओ -8/3 कैसी परिमेय संख्या है, जिसका अंश तो ऋणात्मक है और हर धनात्मक है। तो ये एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो हम बताएंगे कि हाँ 8/-3 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ऋणात्मक परिमेय संख्या है। देखो बच्चों, हमें पता नहीं था तो हमने -1/-1 से गुणा कर लिया, जिससे हमें क्या प्राप्त हुआ कि अंश तो माइनस में आ गया और हर प्लस में आ गया। और अगर किसी परिमेय संख्या का अंश माइनस में हो और हर प्लस में होता है तो वह एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। तो -8/3 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो 8/-3 भी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है बच्चों, उदाहरण समझ में आया सबको। अगला उदाहरण देखो, क्या -3/-5 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अब हमें बताना है कि क्या -3/-5 भी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो तरीका वही, -3/-5। अब इसमें अंश और हर दोनों ही माइनस के दे रखे हैं, तो क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे -1/-1 से। ऊपर जैसे -1/-1 से किया वही गुणा नीचे करेंगे, तो गुणा -1/-1। अब बच्चों बताओ, 3 का गुणा 1 से हुआ तो 3, और माइनस का गुणा माइनस से हुआ तो माइनस का गुणा माइनस से होता है तो चिन्ह प्लस का हो जाता है। तो ये 3 आ जाएगा प्लस का। ऐसे ही नीचे देखो, 5 का गुणा 1 से 5, और माइनस का गुणा माइनस से, ये भी प्लस का हो गया। तो अगर -3/-5 को -1/-1 से गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 3/5 और प्लस का। जब अंश और हर दोनों ही प्लस के हैं तो वह कैसी संख्या होती है, धनात्मक परिमेय संख्या। तो ये पूछ रहा है कि क्या एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो नहीं है, ये तो धनात्मक है। तो हम क्या लिखेंगे कि नहीं, -3/-5 एक धनात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। -3/-5 कैसी है, एक धनात्मक परिमेय संख्या है। समझ गए सब। तो बच्चों, आज हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा प्राकृत संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक संख्या, फिर हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा कि ऐसी संख्या है जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और हमने कुछ उदाहरण किए कि कौन सी संख्या धनात्मक है, कौन सी ऋणात्मक है। और बच्चों, आशा करता हूँ आपके सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है बच्चों, अब अगले पार्ट में हम करेंगे प्रश्नावली के उदाहरण। थैंक यू।